हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 9 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। तो कल हमने देखा था दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख शेख हसीना बनी हैं। क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। देश का पहला एलएनजी यानी तरल प्राकृतिक गैस संचालित हॉलेज ट्रैक ABTR 1922 है। ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 का केरल राज्य को मिला है। नाटो ने रूस के साथ कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। केंद्र सरकार ने भारत आटा लॉन्च किया है, जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आटे के वितरण वाहनों को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की पहली बैठक IIT गांधीनगर में की गई। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो आज का पहला सवाल है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका 95वां सदस्य देश चिली बना है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चिली। 6 नवंबर को नई दिल्ली में भारत और चिली के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चिली को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य देश बनाया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह ने चिली के राजदूत जुआन अंगुलो को ISA का समर्थन का दस्तावेज सौंपा। ISA सौर ऊर्जा पर आधारित 95 देशों का एक सहयोग संगठन है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना है। पहली बार ISA का प्रस्ताव PM मोदी ने साल 2015 में लंदन के वेम्बली स्टेडियम में दिया था। इसके बाद ISA का शुभारंभ भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलैंड ISA के फाउंडर हैं। चिली की राजधानी सैंटियागो है और इसकी मुद्रा चिली पैसो है। यह पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अभी वर्तमान में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक हैं। अमेरिका ने यूनेस्को में शामिल होने की भी घोषणा की थी। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। ईरान SCO का 9वां सदस्य देश बना है। दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शुभमन गिल। 8 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने वनडे क्रिकेट रैंकिंग लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में शुभमन गिल को 830 अंक मिले हैं। बैटिंग रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बाबर आजम और साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिक कॉक तीसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर 5वें स्थान पर हैं। ICC वनडे बॉलिंग रैंकिंग में मोहम्मद सिराज 709 अंकों के साथ टॉप पर हैं, ये बॉलिंग में हैं। बांग्लादेशी ऑलराउंडर साकिब अल हसन वनडे ऑलराउंडर लिस्ट में टॉप पर हैं। बिहार के CM नीतीश कुमार ने राज्य में आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत करने का प्रस्ताव पास किया है? तो ये 75% यहाँ आरक्षण किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 75%। 7 नवंबर को बिहार के CM नीतीश कुमार ने राज्य में आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। साथ ही बिहार सरकार ने जाति आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी जारी की है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में 94 लाख गरीब परिवार हैं। पिछड़ा वर्ग में 33.16% और सामान्य वर्ग में 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 33.58% और SC के
9.3% और एसटी के 42.7 गरीब परिवार हैं। पिछड़ा वर्ग में यादव 35.87% और कुशवाहा 34.32% और कुर्मी 29.90% गरीब हैं। सामान्य वर्ग में भूमियार 27.58% और शेख 25.84% और ब्राह्मण में 25.32% गरीब हैं। सबसे ज़्यादा गरीब यादव और भूमियार हैं और सबसे संपन्न कायस्थ हैं। सभी जाति के गरीब परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आगामी 5 सालों में इस प्रोजेक्ट पर 2,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार सवर्णों में हिंदू और मुसलमान समाज की 7 जातियां शामिल हैं। किस देश की? साव भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। तो साव स्वीडिश कंपनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्वीडन। वर्तमान में भारत स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में केवल 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देता है। उसके बाद मामला दर मामला आधार पर मंजूरी प्राप्त की जा सकती है। 2015 में मंजूरी के नियमों में ढील दी गई। स्वीडिश कंपनी साव ने कार्ल गुस्ताफ M4 सिस्टम की नई पीढ़ी बनाने के लिए नई कंपनी साव FFV इंडिया स्थापित की है। साव द्वारा कंधे से दागे जाने वाली रॉकेट बनाने की एक नई सुविधा हरियाणा में स्थापित की जाएगी। यह पहली बार होगा कि साव स्वीडन से बाहर कंधे से दागे जाने वाली रॉकेट का निर्माण करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कंधे से दागे जाने वाली रॉकेट पहले से ही व्यापक उपयोग में है। साव के 500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अक्टूबर में मंजूरी दी गई थी। 2016 में एक फ्रांसीसी कंपनी DCNS ने एक भारतीय सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी मांगी थी, लेकिन उसे आवश्यक अनुमति नहीं मिल सकी। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो फिच के द्वारा ये वृद्धि दर का अनुमान 6.2% किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 6.2%। 6 नवंबर को रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की मध्यम अवधि की वृद्धि दर का अनुमान 0.7% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया है, जो पहले 5.5% था। फिच ने मध्य अवधि 2023 से 2027 तक को माना है। फिच एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। हाल ही में किस भारतीय मिशन ने सूरज की पहली एक्सरे तस्वीर भेजी है? तो ये तस्वीर आदित्य L1 के द्वारा भेजी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आदित्य L1। 7 नवंबर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बताया कि आदित्य L1 ने सूरज की पहली एक्सरे तस्वीर भेजी है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया था। तो ये आपको याद रखना है, 2 सितंबर 2023 को इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। 29 अक्टूबर को आदित्य L1 ने हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियम से तस्वीरें लीं। आदित्य L1 ने सूरज में सोलर फ्लेरेंस इम्पल्सिव फेस को रिकॉर्ड किया है। इस डेटा से सूरज में होने वाले विस्फोटक के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन की स्टडी हो सकेगी। आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूरज का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन है। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके अभी चीफ S सोमनाथ हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 7 नवंबर। यह दिवस कैंसर के निदान, उपचार और शीघ्र पता लगाने के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत में 2014 से हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय
कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 7 नवंबर को वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। भारत में हर साल कैंसर के लगभग 11 लाख नए मामले सामने आते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये विश्व कैंसर दिवस है, ये भी आपको याद रखना है। कोलंबिया सरकार कैरिबियन सागर से कितने टन खजाना निकालेगी? तो अभी इसके द्वारा घोषणा की गई है कि 200 टन खजाना है जो कोलंबिया सरकार कैरिबियन सागर से निकालेगी। आंसर ऑप्शन नंबर बी है 200 टन। 7 नवंबर को कोलंबिया के सांस्कृतिक मंत्री जुआन डेविड कोरिया ने बताया कि कोलंबिया सरकार कैरिबियन सागर से 315 साल पुराना जहाज निकालेगी। इस जहाज में 1.66 लाख करोड़ का 200 टन खजाना मौजूद है। साल 2015 में कोलंबियाई नेवी के डाइवर्स को जहाज का मलबा पानी में 31,000 फीट नीचे मिला था। यह जहाज 62 बंदूक 3 मस्तूल वाला गैलियन था जो पनामा के पोर्टो बेले से रवाना हुआ था। स्पेन को जीतने के लिए जंग के दौरान ब्रिटिश सैन्य हमले में सैन होजे डूब गया था। सैन होजे डूबने से पहले यह जहाज खजाने को अमेरिका से स्पेन ले जा रहा था। इसमें 600 लोग सवार थे, जिसमें से सिर्फ 11 लोग ही बचे थे। कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो 2026 में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले मलबे को ऊपर लाना चाहते हैं। हाल ही में भारत के चेन्नई बंदरगाह से किस देश के व्लादिवोस्तोक पोर्ट तक समुद्री रूट का सफल ट्रायल किया गया है? तो ये भारत और रूस के बीच किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है रूस। 7 नवंबर को भारत में रूस के काउंसिल जनरल एलेंग एन अब्दी ने बताया कि भारत और रूस के बीच सोवियत दौर का समुद्री रूट फिर से शुरू किया जाएगा। भारत के चेन्नई बंदरगाह से रूस के व्लादिवोस्तोक पोर्ट तक समुद्री रूट ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर का सफल ट्रायल हुआ है। इस ट्रायल के लिए जहाज को अक्टूबर 2023 में चेन्नई बंदरगाह से व्लादिवोस्तोक पोर्ट तक भेजा गया, जिसने 17 दिन में यात्रा पूरी की। इस ट्रायल के बाद रूस और भारत के बीच समुद्री रास्ते से व्यापार सस्ता और आसान भी हो जाएगा। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक के बीच की दूरी 5,647 नॉटिकल मील है और इसे सामान्य कंटेनर शिप 10 से 12 दिन में पूरा कर सकता है। अभी भारत के बंदरगाह से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के बीच व्यापार होता है। इस दौरान जहाज सुएज नहर से जाते हैं, जिसमें 35 से 40 दिन का समय लगता है। इस रास्ते कोयला, कच्चा तेल, कोक, मोती, रतन, LNG और फर्टिलाइजर का कारोबार होता है। किस देश के राजा जिमगे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो ये भूटान के राजा हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है भूटान। 3 नवंबर को भूटान के राजा जिमगे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 8 दिवसीय यानी 3 से 10 नवंबर 2023 तक आधिकारिक यात्रा, वो पहले तो गुवाहाटी असम में पहुंचे थे, उसके बाद भारत के अन्य स्थानों पर जाएंगे। वांगचुक ने विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा जो असम में स्थित है का भी दौरा किया। भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता में नई गति आने के बीच भूटान नरेश की भारत की यात्रा हो रही है। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुल्ट्रम है। लोटे शेरिंग इसके प्रधानमंत्री हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपका कल वाला सवाल है, उसका उत्तर जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये लाहौरी गेट पर के ऊपर फहराया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर ए है लाहौरी गेट। तो अब जानते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से सबसे अधिक बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। 15 अगस्त 1947 से 1964 तक उनका कार्यकाल रहा है।
तो 17 वर्ष तक लाल किले पर भारतीय ध्वज को फहराया। अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 6 बार लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज आयताकार तिरंगा झंडा है जिसका रंग केसरिया, जो ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। इसके केंद्र में 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है, जो पहले इस झंडे में चरखा शामिल था, जिसे 1947 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा अशोक चक्र से बदल दिया गया था। 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान इसे वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था और यह 15 अगस्त 1947 को भारत संघ का आधिकारिक ध्वज बन गया था। इसे पिंगलैया वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका अनुपात 3 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, मोदी सरकार के द्वारा भारत में नोटबंदी का ऐलान कब किया गया था? तो इसका आंसर आप कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।